नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, हमने कल देखा था कि जो जीन स्थानांतरण की विधियां हम पढ़ रहे थे, है ना। तो जीन स्थानांतरण की जो पहली विधि थी वाहक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, ये हम पहली विधि है वाहक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने एग्रोबैक्टीरियम जीन स्थानांतरण हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम जीन स्थानांतरण पिछले वीडियो में हमने इसमें पढ़ा था इसके बारे में। अब आज दूसरी हम पढ़ेंगे वायरस निर्देशित जीन स्थानांतरण। वायरस निर्देशित जीन स्थानांतरण, अब है ना, अब यहां पर वाहक जीनों का जो निर्देशन है, या आप कह सकते हो जीनों का जो स्थानांतरण है, वो वाहक के माध्यम से हो रहा है ना। इसलिए इस विधि का नाम भी क्या है, वाहक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधियां। तो इसमें यहां पर तो हमने देख लिया, ये एग्रोबैक्टीरियम, ये क्या था, बैक्टीरिया था, जीवाणु था, और इसका पूरा क्या नाम था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस ये वाहक के रूप में कार्य कर रहा था, है ना। अब यहां पर वायरस है, वो वाहक के रूप में कार्य कर रहा है। तो कौन से वायरस होते हैं, तो डीएनए तथा आरएनए वायरस जीन स्थानांतरण में एक उत्तम वाहक के रूप में कार्य करते हैं। उत्तम वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कौन, एक तो डीएनए और आरएनए वायरस, दोनों के दोनों ये भी एक उत्तम कैरियर के रूप में, वाहक के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, तो इसमें दो वायरस हैं, कोलिमो वायरस व जेमिनी वायरस, ये दोनों भी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और 2-3 वायरस हैं जो कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा भी आपके एक तो हो गया आपके लेंटिवायरस, एक हो गया आपका एडिनोवायरस, एक हो गया आपके लेंटिवायरस हो गया, एडिनोवायरस हो गया, एक रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस आदि भी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जीन स्थानांतरण हेतु वाहक के रूप में कार्य करते हैं। यानी अब यहां पर सीधी सी बात है कि जीन अभियांत्रिकी में या जीन स्थानांतरण में कौन वाहक के रूप में कार्य करता है, वायरस, या डीएनए के वायरस या आरएनए के वायरस, दोनों वायरस हैं वो जीन स्थानांतरण में अपना एक वाहक के रूप में कार्य करते हैं।
जैसे कोलिमो वायरस हो गया, जेमिनी वायरस है, ये एक आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जीन स्थानांतरण में वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और वायरस होते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए के, एडिनो वायरस है, लेंटी वायरस है, रिट्रो वायरस है, जो कि जीन स्थानांतरण में वाहक के रूप में कार्य करते हैं। देखो यहाँ पर एक आता है रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस, आपने जो HIV एड्स का जो वायरस है ना, एड्स का जो एड्स कौन सा वायरस से होता है? HIV से होता है। तो HIV जो वायरस है उसी को रिट्रो वायरस कहा जाता है। रिट्रो का मतलब होता है बहरूपिया, जिसको कोई पहचान ना सके। रिट्रो का मतलब होता है बहरूपिया। तो HIV वायरस क्या है? रिट्रो वायरस या बहरूपिया वायरस है। एक थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं, आपको ऐड कर दूं कि एड्स क्या होता है कि अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं, कोई पर्टिकुलर, ये जैसे मलेरिया है, डेंगू है, और आपके मान लो टीबी है, और आपकी जॉन्डिस है, ये एक पर्टिकुलर क्या है? बीमारियां हैं, डिजीज हैं। लेकिन एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एड्स बीमारियों का एक घर होता है। एड्स क्या हो जाता है? बीमारियों का एक घर। तो जिस व्यक्ति को एड्स होता है उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और उसको फिर हर प्रकार के रोग क्या करेंगे? उस पर आक्रमण कर देंगे, उस व्यक्ति पर, और अनेक प्रकार के रोगों से वो ग्रसित हो जाएगा। फिर उसको मलेरिया भी हो जाएगा, टीबी भी हो गई, कैंसर भी हो गया, और बहुत से रोग, निमोनिया भी हो गया, है ना, खांसी भी हो गई, बुखार भी हो गया। सारे के सारे रोग है एक साथ उस पर आकर आक्रमण करेंगे। कारण क्या है कि एड्स HIV वायरस के कारण उसकी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है या ना के बराबर है, या तो पूरी खत्म हो चुकी है या ना के बराबर है। इसलिए कोई एक छोटी सी जुकाम भी लगेगी तो वो एक बड़े रोग के रूप में ले लेगा। क्यों? क्योंकि उस जुकाम को रोकने की शक्ति भी अब शरीर के अंदर नहीं रही है। इसका कारण क्या है? ये HIV वायरस ही होता है। हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, इसका भी एक पूरा चैप्टर है रोगों के बारे में, तब हम थोड़ा और देख लेंगे। लेकिन अभी थोड़े रिट्रो वायरस नाम आगे, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो HIV वायरस भी क्या है? अब ये HIV वायरस के कारण हो रहा है। तो आपको पता है, जैसे ही कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उनमें अनेक प्रकार के कुछ सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? उनको पहचानते हैं और उनके अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। जैसे रोगाणु ने शरीर में प्रवेश किया तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनको पहचान, सबसे पहले तो उस रोग के रोगाणु को पहचानेगी और उसके हिसाब से फिर जो प्रतिरोधक क्षमता है उनको नष्ट करने का कार्य करेगी। लेकिन अब ये HIV वायरस जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो इस HIV वायरस के कारण, क्योंकि HIV वायरस का हमने नाम क्या दिया? ये रिट्रो वायरस है। रिट्रो का मतलब होता है बहरूपिया। ये पल पल अपना रूप बदलता रहता है, पल पल अपना रूप बदल रहता है। जैसे मान लीजिए, जैसे इसने प्रवेश किया और अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसने इसको पहचाना कि भाई ये इस प्रकार का एक रोगाणु आ रहा है, उस पर आक्रमण करने लग गई। तो जैसे उसने आक्रमण किया रोग प्रतिरोधक क्षमता ने, तो उस HIV वायरस क्या करेगा? उसी क्षण अपना रूप बदल लेगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो है नहीं डायरेक्टली आक्रमण कर देगा, पहले उसको पहचानेगा कि किस रोग का ये रोगाणु आया है। अलग अलग रोगों के रोगाणु आ रहे हैं तो पहले रोग की पहचान करेगा। पहचान करने के बाद में वो उस पर क्या करता है? अटैक करता है। तो ये क्या करेगा? हर समय अपना रूप चेंज करता रहेगा। तो जब हर समय अपना रूप चेंज करता रहेगा, इसलिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो क्या करेंगे? वो इसको पहचान नहीं पाएंगे। ये एक बार पहचान लिया तो क्या हुआ? उसी क्षण उसने दूसरा रूप बदल लिया, फिर उसको पहचानेगा तो फिर उसने अपना रूप चेंज कर लिया। तो ये बार बार क्या होता है? अपना रूप चेंज करता रहता है। इसलिए जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उनको पहचान नहीं पाती, और फिर धीरे धीरे हमारी एंटीबॉडीज क्या होती है? पूरी रूप से संपूर्णतः खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो रिट्रो वायरस है उसका मैं थोड़ा सा बताया। तो वायरस निर्देशित जीन स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? वायरसों के द्वारा होता है, DNA और RNA के वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा भी बहुत से जेमिनी वायरस, कोलिनो वायरस, लेंटी वायरस, रिट्रो वायरस, इनके द्वारा भी जीनों का स्थानांतरण एक वाहक के रूप में किया जाता है। अगली है तीसरी विधि है आपके इनप्लांटा टेक्निक या तकनीक। इनप्लांटा तकनीक, देखो क्या है इनप्लांटा। तो इस विधि में एक वैज्ञानिक वे फेजलमैन वे
मार्कस ने आनुवांशिक रूप से रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम को एरेबिडोप्सिस, एक प्लांट का नाम है एरेबिडोप्सिस के साथ रखकर उगाया। किसको? ये जो आपका आनुवांशिक रूप से रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम को एरेबिडोप्सिस बीज, यानी एग्रोबैक्टीरियम के बीज को कहाँ रखा? एरेबिडोप्सिस, ये भी एक प्लांट्स का नाम है। इन दोनों के बीजों को साथ साथ पहले रखा, रखने के बाद में इनको उगाया, रखकर उगाया और इनसे प्राप्त पौधों के बीजों को निकालकर और इनसे प्राप्त बीज, जो इनसे बीज प्राप्त हुए, इनसे प्राप्त पौधों के बीजों को निकालकर इन्होंने क्या किया? इनको प्रतिजैविक मुक्त माध्यम में अंकुरित करवाकर आनुवांशिक रूपांतरित पादपों की पहचान कर ली। अब देखो इस विधि में क्या हो रहा है? डायरेक्ट ही जो जीन है वो डायरेक्ट ही क्या होता है? पौधों के अंदर स्थानांतरित करवाया जा रहा है, क्योंकि इस विधि में या इस तकनीक में जीन स्थानांतरण पादपों में सीधे ही कराया जाता है, अतः इसे इन प्लांटा तकनीक कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? इन प्लांटा तकनीक कहा जाता है। तो जीन स्थानांतरण है वो पादपों में ही सीधे ही करवा दिया जाता है, इसीलिए इस विधि को इन प्लांटा तकनीक कहा जाता है। अब देखिए हमने जीन स्थानांतरण की जो अप्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ चुके हैं, या वाहक निर्देशित हमने पढ़ लिया है। तो हमारे पास कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, यानी वाहक जो निर्देशित विधियां हैं वो हमने कितनी पढ़ ली? 3, है ना। फर्स्ट नंबर पर एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ ली आपके एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण हो गया। वायरस निर्देशित जीन स्थानांतरण, और तीसरी हमने पढ़ ली आपके इनप्लांटा तकनीक। तो ये 3 विधियां हैं जो जीन स्थानांतरण की, जिसमें किसी न किसी क्या होती है? वाहक की आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है। देखो यहां पर भी एग्रोबैक्टीरियम वाहक की आवश्यकता होती है, यहां पर वायरसों की आवश्यकता होती है, रेट्रोवायरस, लेंटोवायरस, है ना, जेमिनी, कोलिमोवायरस। और इन प्लांटा तकनीक में मेरी उसकी आपके यहां पर भी एग्रोबैक्टीरियम की आवश्यकता हो रही है। तो ये जीनों का स्थानांतरण हो रहा है, तीनों में जीनों का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन
किसी ना किसी कैरियर के माध्यम से हो रहा है, किसी न किसी वाहक के माध्यम से हो रहा है, बिना वाहक की सहायता से यहाँ पर जीनों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। इसीलिए इन विधियों को वाहक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधियां कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई आपके वाहक निर्देशित या जिसके अंदर किसी न किसी वाहक की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आगे पढ़ेंगे, पहली विधि पहली ये हो गई। अब दूसरी हम पढ़ेंगे वाहक निर्देशित विधियां हो गई। अब ये किसके अंतर्गत आती थी? अप्रत्यक्ष के। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधियां, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधियां। अब प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का मतलब यही है कि इसमें किसी प्रकार की क्या होती है? वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस विधि में जीन स्थानांतरण हेतु किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। अब आपने देखा होगा कि वाहक निर्देशित जो विधियां हैं या जो अप्रत्यक्ष विधियां हैं, उनमें जीनों का स्थानांतरण अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में ही होता है। द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, डाइकोट होते हैं, उन पादपों के अंदर ही जीनों का स्थानांतरण अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। एक बीजपत्री पादपों में अप्रत्यक्ष रूप से जीनों का स्थानांतरण नहीं होगा। तो चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से जीनों का स्थानांतरण अप्रत्यक्ष रूप से जीनों का स्थानांतरण केवल, थोड़े यहां लिख लेते हैं, केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही क्या है? संभव होता है। अब तो फिर विचार एक बीजपत्री पादपों को क्या होगा? उनमें भी के वांछित लक्षण है ना, वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए उनमें भी जीनों का स्थानांतरण क्या होता है? आवश्यक होता है। चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से तो इसमें जीनों का स्थानांतरण संभव नहीं है एक बीजपत्री पादपों में, तो फिर कौन सा तरीका बच जाता है? प्रत्यक्ष जो जीन स्थानांतरण है वो इसके अंदर लागू होगी फिर। तो चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से जीनों का स्थानांतरण केवल द्विबीजपत्री पादपों में संभव होता है, एक बीजपत्री पादपों में नहीं, अतः एक बीजपत्री पादपों में वांछित लक्षण वे इनका आर्थिक महत्व बढ़ाने के लिए इनमें भी जीन स्थानांतरण अपनाया जाता है। अब देखो यहां पर जीनों का स्थानांतरण तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक बीजपत्री पादप हैं, उनसे भी हमें आर्थिक लाभ लेना है, उनमें भी वांछित लक्षण उत्पन्न करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब चूंकि आपके इनडायरेक्ट रूप से तो जीनों का ट्रांसफर हो नहीं पाएगा इस एक बीजपत्री पादपों में, और हमें इनका आर्थिक महत्व भी लेना है ना, इनके अंदर जीनों का स्थानांतरण भी करना है। अतः इन पादपों के लिए क्या होगा? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधियां क्या होती है? अपनाई जाती है। जो डायरेक्ट
जीन ट्रांसफर जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स यहाँ पर अपनाई जाएगी, क्योंकि एक भी ये जो इनडायरेक्ट जो जीन ट्रांसफर है वो टेक्निक आपके द्विबीजपत्री पादपों पर तो लागू हो जाती है, लेकिन एक बीजपत्री पादपों में लागू नहीं होती है ना। और हम देख सकते हैं कि इस विधि में, किसमें, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में, इस विधि में किसी वाहक जैसे एग्रोबैक्टीरियम हो गया, आपके वायरस हो गया, है ना, एग्रोबैक्टीरियम, वायरस आदि किसी भी वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, चूंकि तभी तो उसका नाम क्या है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, है ना, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधि। तो इसमें किसी भी वाहक की, चाहे एग्रोबैक्टीरियम हो चाहे वायरस हो, है ना, इनमें इनकी आवश्यकता, या आपके जीवाणु भी हो सकता है, जीवाणु, वायरस, एग्रोबैक्टीरियम, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर वाहक के रूप में। तो वह विधि जिसमें जीनों का स्थानांतरण पादपों में बिना किसी वाहक की सहायता से होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे ही प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं। तो जिसमें हमें किसी वाहक की आवश्यकता नहीं पड़ती, वाहक की कैरियर की मदद लेनी नहीं पड़ती, और डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, जीनों का ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी कैरियर की सहायता से, वाहक की सहायता से। तो वो विधियां क्या कहलाती हैं, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहलाती है। इसमें किसी भी प्रकार के जो आपके वाहक हैं, चाहे एग्रोबैक्टीरियम होगा, चाहे वायरस हो गया, चाहे बैक्टीरिया हो गया, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। डायरेक्टली ये जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर जीनों को ट्रांसफर करवाया जा सकता है, क्योंकि एक द्विबीजपत्री पादपों में तो इनडायरेक्टली जीनों का स्थानांतरण हो जाता है, लेकिन ये टेक्निक है वो आपके एक बीजपत्री पादपों पर लागू नहीं होती। एक बीजपत्री पादपों में इनडायरेक्टली जीन ट्रांसफर की जो टेक्निक है वो लागू नहीं होती, इसके द्वारा जीनों का स्थानांतरण नहीं हो पाता। इसलिए एक बीजपत्री पादपों पादपों के आर्थिक महत्व को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर वांछित लक्षण उत्पन्न करने के लिए हमें ये डायरेक्ट डीएनए या जीन ट्रांसफर टेक्निक है उसको अपनाना पड़ता है। तो पादपों में जीन स्थानांतरण की जो डायरेक्ट विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधियां हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी जिसमें किसी भी वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। पहली है रासायनिक विधियां, रासायनिक विधि, यानी जिसके अंतर्गत किसी रसायन की सहायता से, है ना, किसी रसायन की सहायता से डीएनए का समाकलन पादप कोशिका के अंदर या ऊतक के अंदर करवाया जाता है रसायन की सहायता से। ठीक है, तो वो रासायनिक विधि कहलाएगी। तो कुछ रसायन जैसे आपके एक रसायन है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको पीईजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, एक हो गया आपके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, एक हो गया कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो ये जो रसायन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसे पीईजी कहते हैं, कैल्शियम फास्फेट आदि पादप ऊतकों में
पादप ऊतकों में क्या करते हैं, डीएनए के अंतर्ग्रहण को प्रेरित करते हैं। यानी जब डीएनए लेंगे किसी दूसरे का, है ना, और इनके साथ में, डीएनए के साथ में पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या कैल्शियम फास्फेट भी कुछ मात्रा में डाल देंगे, तो अब क्या होगा, जो डीएनए उसके अंदर प्रवेश करने की जो प्रेरणा है डीएनए को, वो इन रसायनों से मिलेगी, है ना, इन रसायन। हालांकि ये अब लेकर नहीं जाने, यदि उस डीएनए को अपने साथ में लेकर उस पादप जीवद्रव्य के अंदर, प्रोटोप्लास्ट के अंदर यदि वो प्रवेश कर रहे होते, तब तो देखो ये वाहक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन यहां पर ये वाहक के रूप में कार्य नहीं कर रहे। इनका काम क्या है, सिर्फ प्रेरणा प्रदान करना। कैसे, देखो, यदि किसी जीवद्रव्य, प्रोटोप्लास्ट, जीवद्रव्य क्या होता है, कोशिका भित्ति रहित, है ना, कोशिका भित्ति रहित संरचना होती है जीवद्रव्य। तो यदि किसी जीवद्रव्य को प्लाज्मिड डीएनए वे कुछ मात्रा में इनके साथ क्या है, पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, यानी पीईजी मिला दिया जाता है, तो पीईजी क्या करेगा, पीईजी प्लाज्मिड डीएनए को जीवद्रव्य में प्रवेश करने हेतु प्रेरित करेगा, है ना। मान लीजिए हमने ये जीवद्रव्य ले लिया, और इस जीवद्रव्य में हमें कोई टीआई प्लाज्मिड वो समाकलित करवाना है, डीएनए समाकलित करवाना है ना। ये मान लो जीवद्रव्य है, और इसके साथ में हमें ये कोई दूसरे का डीएनए वो समायोजित करवाना है, इसके अंदर समाकलित करवाना है। तो इन दोनों को साथ में तो हमने रख ही दिया, इन दोनों को हमने साथ में रखा, जीवद्रव्य को साथ में रखा, और जो विजातीय डीएनए है, विजातीय डीएनए, इन दोनों को तो हमें साथ में रखना ही है। तो अब साथ साथ हमने यहां पर कुछ मात्रा इस रसायन, ये जो रसायन है कौन सा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी इसका पूरा नाम ऐसा होगा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो जीवद्रव्य के साथ में डीएनए तो है ही, और डीएनए इन दोनों के साथ में हमने कुछ मात्रा में क्या रख लिया यहां पर, पीईजी। अब पीईजी करेगा क्या, कि पीईजी इस डीएनए को प्रेरित करेगा, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये डीएनए है वो इस जीवद्रव्य के अंदर क्या हो जाए, प्रवेश करके समाकलित हो जाए, समायोजित हो जाए। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि इस रासायनिक विधि के अंदर के जो रसायन है, चाहे कैल्शियम फास्फेट हो, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो, ये क्या करेंगे, ये उस डीएनए को, जिस डीएनए का समाकलन करवाना है हमें जीवद्रव्य के अंदर, उसको प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिसके कारण वो डीएनए है वो उस जीवद्रव्य के अंदर प्रवेश कर जाता है। एक और रसायन है लिपोसोम्स डाइइथाइल अमीनो इथाइल, है ना। लिपोसोम्स डाइइथाइल अमीनो इथाइल द्वारा भी, ये भी एक रसायन है, लिपोसोम्स डाइइथाइल अमीनो इथाइल द्वारा भी पादपों व जंतुओं में
क्या होता है, पादपों व जंतुओं में जीन स्थानांतरण करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रासायनिक विधि में क्या है, जीनों का स्थानांतरण हो रहा है रसायनों के माध्यम से। जो रसायन होते हैं वो क्या करते हैं, वो पादप उत्तकों के अंदर या जीव द्रव्यकों के अंदर जो विजातीय डीएनए है या जो विजातीय जीन है, आप जीन कह दो, उस जीन को उस पादप के जीनोम के अंदर समाकलित करने में क्या करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं उस डीएनए को, जिसके कारण वो डीएनए है या जो जीन आप कह दो वो क्या होगा, वो इन जीव द्रव्यकों में प्रवेश कर जाएगा। इसके लिए कुछ रसायन दिए हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या पीईजी जिसे बोलते हैं, और कैल्शियम फास्फेट। इनको जब किसी जीव द्रव्यक और विजातीय डीएनए के साथ में मिलाया जाता है, इनकी कुछ मात्रा को मिलाया जाता है, तो कुछ समय बाद में क्या होता है कि जो विजातीय डीएनए है वो जीव द्रव्यकों में प्रवेश होने के लिए उत्प्रेरित हो जाता है या प्रेरित हो जाता है, वो इन रसायनों के कारण भी होता है। इसी प्रकार एक और होता है लिपोसोम्स डाई इथाइल अमीनो इथाइल। ये भी क्या करता है, ये पादपों और जंतुओं के अंदर जीनों के स्थानांतरण हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर इसके आगे हम जो इसकी भौतिक विधियां हैं जीन स्थानांतरण की उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।